अस्सलामुअलैकुम 89 न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूं सोनिया खान। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है महानूर, जिनकी दास्तान हम आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। 2020 में महानूर की अपने फेलो के साथ दोस्ती होती है और फिर ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदलती है। दोनों फैमिलीज एक दूसरे से मिलते हैं और उसके बाद इनकी शादी हो जाती है। 2020 में शादी के बाद फिर इनकी लाइफ में ये कह लें कि इनकी ज़िंदगी में एक तूफ़ान आता है। ऐसे तूफ़ान आते हैं, तूफ़ान नहीं तूफ़ान पे तूफ़ान, कि वो थमने का नाम नहीं लेते। बीवी हो के इस खातून ने क्या क्या कुछ झीला, इसके साथ क्या क्या कुछ हुआ, ये आज आपके सामने रखेंगे। और सबसे अहम बात जो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि अपने शौहर की दूसरी शादी पे ये खुद जाती हैं, बाकायदा तौर पे शादी पे जाके सबसे मिलती हैं और इन पे क्या बीत रही थी वो तो इनकी आंखें बता रही थी कि इस टाइम ये किस करब से गुजर रही है। सारी कहानी जो है वो बहुत उलझी हुई है। क्या मामलात बने, कैसे आज महानूर जो है हिम्मत करके वो चाहती है कि मैं बहुत सारी लड़कियों के लिए जो है वो उनको बताऊं कि ज़िंदगी में जब आप थक जाते हैं, जब आप लोग हार जाते हैं, जब आप अपने जज्बात, अपनी मोहब्बत, सब कुछ ऐसे लोगों पे निछावर कर देते हैं जिनको आप लोगों की कदर नहीं होती, वो आपकी नाकदरी करते हैं और उसके बाद एक नए सिरे से ज़िंदगी कैसे जीने के लिए जो है एक दोबारा इन्होंने तहैया किया और आज जो है अपने पेरेंट्स के साथ किस तरह रह रही है। लेकिन इनकी ज़िंदगी की जो हिस्ट्री है वो ज़िंदगी के 4-5 साल वो आज आपके सामने जो है वो रखेंगे और ये इंकशाफात जो हैं मैं दावा करती हूँ कि रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम महानूर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी बिल्कुल। क्या नाम था शौहर का? खिज़र। खिज़र से कहाँ कैसी मुलाकात हुई थी? बेसिकली हम लोगों ने एक चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स था वो साथ किया था एंड इट वाज अ कोर्स ऑफ फॉर लाइक 4 मंथ्स। उसके बाद फिर जब वो कोर्स एंड हुआ तो बीच में रमज़ान आ गया और गैप आ गया। तो उस गैप के अंदर हम लोग की ज़ाहिर है वी वर क्लासमेट्स, तो हमारी दोस्ती थी, टैबलोस वगैरह, प्लेस वगैरह हम साथ करते थे। तो उस गैप के दौरान इन्होंने बोला कि हम रिश्ता भेजेंगे और मैं अपने घर की बड़ी बेटी थी और ये मेरा पहला रिश्ता था तो जो मेरे घर आया था। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड और फिर उस रिश्ते पे हाँ हो गई थी। ऑब्वियसली वी न्यू ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे को जानते थे और दोस्ती भी थी एंड वी वर बोथ यंग एंड वो हैंडसम था, आई वॉज प्रिटी। तो हम लोगों को लग रहा था कि ये बहुत एक्साइटिंग है। तो हमारा रिश्ता तब तय हो गया था। वो 1 मंथ के गैप में मुझे प्रपोजल आ गया था और घर आए तो रिश्ता तय हो गया। शादी हो गई थी? हाँ जी। ठीक है। शादी होने के बाद क्या क्या कुछ चला? कुछ वीडियोस मैंने देखी सोशल मीडिया पे वायरल हुई। कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई? आप लोगों की ज़िंदगी में तीसरा शख्स जो आया वो कैसे आया? ज़िंदगी कैसे गुजर रही थी और बाद में क्या तब्दीलियाँ आई? शादी जब हमारी हुई तो एक बात ये थी कि जब रिश्ता आया था तो ये मेरा पहला रिश्ता था और इस पर हाँ हो गई थी। वो इस तरह के कुछ मेरी अपनी बेवकूफ़ियाँ थी कि मैंने उस लड़के को गाइड इस तरीके से किया था एक्साइटमेंट में कि तुम रिश्ता लाओगे तो हमारे घर आते हुए ये मिठाई लेकर आना, हमारे मेहमानों से इस तरह मिलना, जाते हुए हमारे जो हेल्पर्स होंगे, मेड्स होंगी, हमारे यहाँ रिवाज होते हैं उनको पैसे देकर जाना, तो ये अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। तो मैं इसलिए गाइड करी थी कि मेरे पेरेंट्स इम्प्रेस हो जाएंगे कि वाओ इतने अच्छे लोग और इज्जत बनेगी। मुझे नहीं पता कि इस सब की वजह से मेरे पेरेंट्स उन लोगों को जज नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्ली कि असल में वो फैमिली कैसी है। और उनको ऐसा लगा मेरे पेरेंट्स को कि इनके इखलाकियात, इनके मिलने जुलने के तौर तरीके बिल्कुल हमारे जैसे हैं। तो मेरा रिश्ता फिर पक्का हो गया। और उसके बाद एक डिफरेंस हम दोनों फैमिलीज में ये आया था कि वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक थे हमसे, बट मेरी फैमिली को कोई हाँ जी पैसों का बहुत डिफरेंस था, बट हमारी फैमिली में इस तरह का ऐसा कोई इशू नहीं था क्योंकि मेरे घर वालों का ये अकीदा था कि रिज़्क औरत के नसीब का है और औलाद मर्द के नसीब की है। तो उन्होंने बोला था कि अगर हमारी बेटी के नसीब में रिज़्क होगा तो डेफिनेटली वो लड़का कमा लेगा। उन्हें मुझ पर भी यकीन था, मैं पढ़ी लिखी थी और वो इतना पढ़ा लिखा नहीं कह सकते बट ये कि वो बहुत मेहनती है। तो इसलिए मुझे इस बात पे था कि वो कमा लेगा और जब मैं साथ दूंगी तो वो डेफिनेटली कमाएगा। तो इस बात पे जॉब वगैरह कर रहा था तब वो जॉब कर रहे थे बट तब ये था कि कमा इतना नहीं रहे थे। वो कहते ना खुदा ने तब नसीब इतना खुला नहीं था। कहते ना कि औरत नसीब में आती है तो वो अपना रिज़्क लेकर आती है। तो शादी से पहले तक तो एक बाइक थी, वो भी भाई की मांगी हुई बाइक थी। घर वगैरह इतना नहीं था और छोटा सा एक रेंट का घर था, वहाँ पर रहते थे।
और दूसरा अपना जो था वो बहुत छोटा सा 2 मरले की ज़मीन थी, बट उस पर भी अपना घर बनाया हुआ नहीं था। तो शादी के बाद डिसाइड ये हुआ था कि हम लोग रेंट पे रहेंगे। बाकी बहन भाई अलग थे, हमारे साथ सिर्फ उनकी वालिदा थी और एक छोटा भाई था जो होगा ही वाज अराउंड लाइक 10 years जब मेरी शादी हुई, और मैं और खिज़र रहेंगे। ठीक है, तो फिर शादी के बाद मामलात जो थे वो कैसे चले? क्या हुआ ऐसा कि तीसरा शख्स आया? आपने बताया आपकी बेटी की भी दास्तान मैं जानूंगी। हाँ जी, वो भी कहानी जो है वो बड़ी पेनफुल है, वो भी मैं जानूंगी, लेकिन ये एक बंदी आ जाती है, ये फिर कैसे लाइफ में आती है और किस तरह लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है? इससे पहले बेसिकली हुआ ये था कि जैसे मैंने बताया कि हम लोगों के फाइनेंशियल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे। तो शुरुआत जो थी ना, एक इम्प्रेशन जो मैंने बनाया हुआ था कि मेरे घर आना तो आते हुए मिठाई इस तरह लाना, मेहमानों से इस तरह मिलना, लेन देन ऐसा रखना, वो सारी चीज़ें वहाँ पर जो ज़ाहिर है पहले मैं गाइड कर रही थी जब तक रिश्ता नहीं हुआ था, बट जब रिश्ता हो गया तो वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उस तरीके से नहीं हुई जैसे मैं चाहती थी। और बेसिकली हुआ इस तरह कि पहले दिन जिस दिन मेरा वलीमा था, उस दिन निकाह करने के बाद मेहंदी वाले दिन निकाह हुआ, और निकाह होने के बाद मुझे उस दिन पता चल गया कि मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला कि वलीमे के पैसे नहीं हैं, हम हॉल में वलीमा नहीं करेंगे। और मेरे जो गेस्ट थे वो सारे कनाडा, अमेरिका वगैरह से मेरे रिलेटिव्स और कजन्स वगैरह आए हुए थे, आउट ऑफ सिटी से, आउट ऑफ कंट्री से मेरी शादी अटेंड करने के लिए। मेरी मंगनी बहुत धूमधाम से हुई थी क्योंकि वो हमारी फैमिली की मैं बड़ी बेटी थी। तो हमारी एंगेजमेंट जब हुई थी तो 200-250 लोगों की एंगेजमेंट थी। इतना ग्रैंड फंक्शन था, तो ऑब्वियसली शादी भी ग्रैंड होनी थी। बट ये कि बारात का फंक्शन हमने अच्छा किया, और वलीमे वाले दिन निकाह के बाद सुनने को मिला कि हॉल के पैसे नहीं है, आप लोग अरेंज करो वरना हम तो एक देग पका देंगे और उस पर मेहमानों को मतलब खाना खिलाएंगे। तो वो बात हमारे लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग थी और पूरी फैमिली में इस चीज़ का शोर मच गया। मुझे घर वालों ने बोला कि अब भी निकाह तोड़ दो, वो ज़्यादा बेहतर है, ये फैमिली ठीक नहीं है। बट मुझे यकीन था कि इसके पीछे भी कोई कहानी होगी, वाकई पैसे नहीं होंगे। इश्क का भूत भी था। इश्क का भूत बहुत ज़्यादा था। वो तो आप वहीं से अंदाज़ा लगा ले, जिस तरह मैं उसकी शादी पे जाके सदके वार रही हूँ, तो इश्क का भूत तो तब भी बाकी था। शादी वाली भी कहानी पे मैं आऊँगी, अभी ज़रा मैं स्टार्ट की चीज़ें पूछ रही हूँ। तो मुझे बोला गया मैं दुल्हन के जोड़े में तैयार हूँ, निकाह जिस दिन हमारा हुआ है, और उधर अंदर डांसेस चल रहे हैं, मेरी फ्रेंड्स वगैरह आई हुई हैं। आई हैव पोस्टेड दोस वीडियोस ऑन टिकटॉक एज वेल। तो डांस वगैरह हो रहे हैं और मुझे मेरी फैमिली समझा रही है कि आउट ऑफ नोवेयर एकदम कि शादी की वलीमे के पैसे नहीं है और लोग ठीक नहीं लग रहे, क्योंकि ये गैरतमंद लोगों का काम नहीं है कि वलीमे निकाह करके आपको बता रहे हैं कि कल पैसे नहीं है। माई मदर वॉज हार्ट पेशेंट, तो वो ये खबर सुन के कि बेटी की तलाक होएगी या पता नहीं रुखसती होएगी या नहीं, मेरी मम्मा तो मेरी मेहंदी वाले दिन हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी। बारात में सिर्फ वो व्हील चेयर पर मेरी रुखसती देखने आधे घंटे के लिए आई थी, और मेरी मम्मा ने मेरा वलीमा अटेंड नहीं किया था क्योंकि पता नहीं था उन्हें कि बेटी की तलाक होगी या रुखसती होगी। बट मैं इस बात पे डिटरमिन्ड थी कि नहीं, कोई बात नहीं, पैसे नहीं है, वो अरेंज कर लेगा। हम लोगों ने उनको बोला कहीं से भी करो, जहेज की चीज़ें बेच दो, टीवी बेच दो, माइक्रोवेव बेच दो, जो जहेज में चीज़ें दी हैं, बट पैसे अरेंज करो। बट उसने किसी तरीके से पैसे अरेंज किए और वलीमा तो हॉल में ही होगा। मोहब्बत वो भी करता था? सारी दुनिया कहती है कि वो मोहब्बत नहीं करता था, मगर अब मुझे लगता है कि वाकई सारी दुनिया ठीक कहती है कि शादी शायद पैसों के लिए हुई थी। क्योंकि अगर मोहब्बत होती तो मैं आज तक, अगर अब तक उसकी दूसरी शादी तक मोहब्बत पे कायम थी, मैं अगर दूसरी शादी तक गुर्बत सहली, उसके अफेयर सहलिए, उसकी दूसरी शादी पे चली गई सब्र करके, अपनी बेटी खो दी, अगर मैं आज तक मोहब्बत पे कायम थी तो मैं मोहब्बत करती थी। और वो कायम नहीं रहा, वो मर्दों के पीछे हट गया, तो इसका मतलब है कि लोग सच कहते थे ये शादी शायद पैसे की वजह से हुई थी, वो मोहब्बत नहीं करता था। ठीक है, शादी हो गई, किसी ना किसी तरह अरेंजमेंट्स हो गए, फिर वही सवाल करूंगी जो पहले किया था कि फिर तीसरी बंदी कैसे इन्वॉल्व? ऐसा हुआ कि जैसे मैंने आपको बोला कि पहले फाइनेंशियल क्राइसिस में ही हम लोग रहते थे, बट मैं सब्र करती थी। आई वॉज द ओनली वन जिसको कहती थी कि तुम कर सकते हो, तुम कमा सकते हो, तुम कमा लोगे। उसको उठना बैठना बोलना वगैरह नहीं आता था। ज़ाहिर है एक लड़के का जो गाँव का बैकग्राउंड होता है, वो शहर की लड़की जो एक अच्छी रिनाउन यूनिवर्सिटी में, रिनाउन स्कूल्स में टीचिंग कर रही है, जिसका अपना एजुकेशन बैकग्राउंड भी अच्छा है और रहती भी लाहौर के अच्छे पॉश एरिया में है, तो मैंने उसको उठना बैठना, पढ़ना लिखना सब कुछ सिखाया था। और अल्लाह ताला ने उसका ऐसा हाथ पकड़ा था कि उसके रिज़्क में भी बरकत होने लग गई थी। जो डील्स, वो प्रॉपर्टी डीलर था, और जो कभी 50,000 की भी डील नहीं हुई थी, तो शादी के 2-3 मंथ के बाद इतनी बड़ी बड़ी डील्स होने लग गई, 10-10 लाख की, 5-5 लाख की।
और तब जब मैंने बोला कि मैं तब भी बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट करती थी, बट तब मुझे सुनने को मिलता था कि ये इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, ये मेरी अपनी मेहनत है। और मुझे इस बात का जवाब तब मेरे जहन में था, पर क्योंकि मैं बीवी थी और मुझे डर था तलाक का, क्योंकि हर वक्त उसकी ज़बान की नोक पे तलाक रहने लगी थी, तो मैं कुछ बोल नहीं पाती थी। तो आज मैं पूछती हूँ कि जब वो 20 साल से प्रॉपर्टी का काम कर रहा था अपनी टीन एज से, तो तब कभी उसने अपनी एक बाइक भी नहीं बनाई। और शादी होने के बाद, निकाह होने के बाद विद इन 3 months आपकी डील्स हो रही हैं 8-8 लाख की, 10-10 लाख की, और आप कह रहे हो कि इस औरत का मेरे नसीब के साथ कोई वास्ता नहीं है, ये मेरी अपनी मेहनत है। अगर आपकी मेहनत से ही सब कुछ होना था तो 20 साल से आपने आज तक एक बाइक नहीं बनाई थी। तो क्या इसमें मेरा नसीब, मेरी दुआएं, मेरी जो प्योरिटी थी जो मैं अल्लाह से आपके लिए मांगती थी, वो कहीं शामिल नहीं था आपकी तरक्की में? और तीसरी औरत का इस तरह हुआ कि जब जिंदगी में पैसा आना शुरू हो गया और तब उसको लगा कि शायद ये औरत मेरे लिए काफ़ी नहीं है और इस पैसे को मैं करूं क्या। हालांकि मर्द को चाहिए कि जब उसके पास पैसा आए तो अपनी बीवी पे, अपने घर वालों पे लगाए, क्योंकि ये सबसे बड़ा सदका है। बट कुछ मर्द ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि पैसा आ गया तो मैं बाहर अय्याशी करूंगा, क्योंकि वो कभी जिंदगी में इतना खुला पैसा देखा नहीं होता, तो लोगों से संभाला नहीं जाता। और इसलिए फिर बाहर वाली औरत का क्या होता है, वो तो पैसे दे के आ जाती है। में कहाँ से आई, कैसे इनकी बातचीत शुरू हुई? इन लोगों का आपस में मिलना जुलना हो गया। शुरू में मुझे मेरा हस्बैंड कहता रहा कि वो तो गंद है और मैं सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए उससे मिल रहा हूँ, और मैंने भी इस चीज़ को कैजुअली इस तरह लिया कि मैं ज़्यादा कुछ कर सकती नहीं थी और हर साल अफेयर चलते थे, तो मैं कहती थी ये भी ख़त्म हो जाएगा। बट इस दफ़ा ऐसा हुआ कि वो मिलना जुलना इतना ज़्यादा बढ़ गया और उसने मुझे घर से निकाल दिया और उसने बोला कि मैंने तो अब उस औरत के साथ ही रहना है, और मुझे बहाने से अपने घर से निकाल दिया कि नहीं, तुम्हें अलग घर में रखूँगा और तुम वहाँ रहो, माँ की साथ तुम्हारी नहीं बन रही। और पीछे उस लड़की के साथ इसने शादी प्लान कर ली मुझसे छुप के। अच्छा, तो उस टाइम में आप कहाँ पे थी? उस टाइम में मैं अपने पेरेंट्स के घर थी। कुछ मंथ में अपने पेरेंट्स के घर। इसने क्या कहा था? मेरी बेटी फौत हो चुकी थी और मेरी बेटी के पोस्टमार्टम पीरियड के अंदर। शादी से पहले की बात कर रही हो आप? इसकी शादी से पहले आपकी बेटी की डेथ हुई? हाँ जी, जब मेरी बेटी की डेथ हुई तो मैं उसमें संभल नहीं पाई थी। अभी मेरी बेटी की डेथ को 1.5 month हुआ था तो मुझे इनका अफेयर पता चल चुका था। अच्छा, स्टार्ट में ही आपको पता? हाँ जी, मुझे पता चल गया था। बट मैं इतनी ट्रॉमेटाइज थी अपनी बेटी की डेथ की वजह से कि मुझसे यहाँ पर फिर सास चाहती थी कि मजीद मेरी औलाद भी नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया था। ऊपर से इसके अफेयर का पता चल गया था। वो पोस्टमार्टम पीरियड था, उस वक्त में औरत को अपने शौहर का साथ चाहिए होता है, बट क्योंकि बेटी थी उनको इस चीज़ पे भी एतराज़ था, तो मेरा साथ देने वाला तब कोई नहीं था। और ये बजाय कि मेरे दुख में मुझे संभालता, इसका बाहर अफेयर चल पड़ा था। और इस दौरान फिर इसने मुझे कहा कि तुम माँ के साथ नहीं रह सकती, मैं तुम्हें अलग घर में रखूंगा, और मुझे वहाँ से चुपचाप शिफ्ट करके अलग घर में क्या हुआ था? बेटी की डेथ कैसे हुई? बेटी की डेथ ऐसे हुई थी कि 6 month तक वैसे भी मेरी सास की बनती रही थी और मैं अपने पोर्शन में रहती थी, मेरा उनसे बातचीत वगैरह नहीं थी। बट ये कि 6 month में जब पता चला बेटी है तो मेरे हस्बैंड ने भी अटेंशन देना बंद कर दी थी। लिटरली मुझसे एक सवाल भी नहीं कोई पूछता था कि तुम्हारा कौन सा मंथ है, कौन सा टाइम चल रहा है। बहरहाल जिस दिन मुझे लेबर पेन हुई, क्योंकि मेरा तब मेरे किसी से इतना कांटेक्ट नहीं था, मम्मा की फौतगी हो चुकी थी, बाबा भाई साहब ऐसी बातें कर नहीं सकते। जब लेबर पेन हुई तो इसने मुझे ब्लॉक किया हुआ था, क्योंकि शायद उन दिनों भी अफेयर चल रहा था, मुझे तब पता नहीं चला। मुझे पता उसी घर में थी, साथ ही खिजर में? हाँ जी, मैं उसी घर में थी, सास वाले घर में थी। तो जब मेरी बेटी पैदा हुई और उस दिन ये था कि सुबह मुझे लेबर पेन हुई 9 बजे, और ये उस दिन ऑफिस 8-9 बजे जा चुका था, तो मुझे हल्की हल्की पेन स्टार्ट हुई और ऐसे पूरा दिन। उस दिन इसने मुझे ब्लॉक किया हुआ था, तो मैं इसको कांटेक्ट नहीं कर सकती थी और सास वगैरह से इतनी बातचीत नहीं थी। सास को मैंने 3 दफ़ा मैसेज दिया कि खिजर को घर बुला दें, और उस दौरान मैं अपने बेड पे 35 दफ़ा गिन के, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 35 दफ़ा वॉशरूम गई और मुझे लगा कि शायद ये आम बात है, वैसे ही मेरी तबीयत ख़राब हो रही है तो बस ये वैसे ही मैं वॉशरूम बार बार जा रही हूँ। बट मुझे नहीं पता था कि वो मेरा वाटर बैग लीक हो गया, क्योंकि मेरे पास माँ भी नहीं थी बताने वाली और सास भी नहीं थी, और वो सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मैं 35 दफ़ा वॉशरूम गई और आके सिर्फ बेड पे लेटी रही। 3 दफ़ा मेरी नंद ऊपर आई, मेरा छोटा देवर ऊपर आया, उन्होंने जाके नीचे बोला कि वो मर जाएगी, उसको डॉक्टर के ले जाओ। मगर मेरी सास ने कहा कि नहीं मरती अंज, ऐसे नहीं मरेगी, और मुझे कोई डॉक्टर के नहीं लेके गया। और रात के 9 बजे मेरा हस्बैंड घर आया, तब तक मुझे अफेयर का नहीं पता था। 9 बजे रात को वो घर आया और मुझे तब डॉक्टर के लेके गए बैक इन 2023। कभी कभी वो क्लेम करता है कि उसने मुझे 2023 में डिवोर्स दी है, बट 2023 की कोई रजिस्टर्ड डिवोर्स नहीं है। और 2023 में तो मेरी बेटी पैदा हुई थी, 2023 में तो इसका अफेयर सामने आया था।
डॉक्टर के गए रात के 12 बज रहे, रात के 10 बज चुके थे। लॉकडाउन था 2023 वाला और बाजार बंद हो चुके थे। मेरी बेटी को पहनाने के लिए तब कपड़े भी नहीं थे और तब मैंने अपनी दोस्त को फ़ोन किया और उसको मैंने बोला वो अपने भाई के बच्चों के कपड़े मेरे लिए लेकर आई। वो सूट मेरी बेटी को पहनाया और बेटी की डेथ ऐसे हुई कि जब ऑपरेशन हुआ तो जाहिर है वो सुबह का वाटर बैग लीक हो चुका था और मेरा ऑपरेशन जब हुआ उसके बाद 2 दिन बेटी जिंदा रही और वो सारा पानी उसके लंग्स में चला गया था क्योंकि टाइम ऊपर हो चुका था और फिर वो बेटी फौत हो गई। और मुझे सारा दिन, और जिस दिन मेरी बेटी फौत हुई तो सबने फिर बहुत रो के इतना ड्रामा किया मेरे सामने कि हाँ हम तो चाहते थे बेटी पैदा होती तो हम गुब्बारे लगाते, बेटी पैदा होती तो हम सेलिब्रेशन करते। हालांकि बेटी का तो तुमने एक जोड़ा नहीं खरीदा, बेटी के लिए तो तुम मुझे डॉक्टर के नहीं सारा दिन लेकर गए। मैं किसी को फोन करके, मेरी जुर्रत नहीं थी कि मैं किसी को फोन करके बता सकती कि मुझे डॉक्टर के ले जाओ। उसको भी नहीं बताया। पेरेंट्स को कैसे बताती? इसके अफेयर्स पहले भी पता चले। जिस दिन वलीमे के हॉल के पैसे नहीं थे तब से ही इतने मसले चल पड़े थे हम दोनों के दरमियान के अब तो खानदान वाले होते ना, आप किसी को अपनी स्टोरी बताते तो वो लोग शुरू में सुनते हैं, गॉसिप के तौर पे वो टी लेते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। ये सब इतना गंद हो चुका था, सिर्फ मैं अपनी मोहब्बत पे डटी थी। जिसको स्टोरी पता चलती थी हर कोई कहता था कि तुम्हारा रिश्ता खत्म होगा, ये बंदा तुमसे मुखलिस नहीं है। पर मुझे लगता था कि शायद दुआएं, सब्र, इखलाक, मेरी अच्छाई इसका दिल नरम कर देगी। तो अब तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेता था मेरी कहानी में। तो खानदान वाले क्या करते, उनको पता था कि ये एक ना एक दिन डूबेगी, बस इसकी जब तक कोशिश है ये ट्राई कर ले। बट मेरी आंखों पे मोहब्बत का भूत सवार था कि मैं आखिरी कोशिश करना चाहती थी और वो आखिरी कोशिश मैंने की।